गुर्जर समाज का अपना एक इतिहास है। भारत के इतिहास में उसका महत्वपूर्ण योगदान है। उसका एक मजबूत सामाजिक आधार है। उसकी अपनी एक सभ्यता है। गुर्जर समाज की अपनी एक खूबसूरत संस्कृति है। उसका अपना खान पान है। उसका अपना रहन सहन है। उसके अपने रीति रिवाज हैं। देश में उसका एक महत्वपूर्ण और मजबूत स्थान है। हम में से किसी को भी इस चीज को भूलना नहीं चाहिए। और एक समाज जिसका अपना एक इतना बड़ा आधार है, उसको अपमानित करने से पहले लोगों को सोचना चाहिए। और हम या कोई भी एक दूसरे का अपमान न करके अगर एक दूसरे के साथ प्यार से रहें तो बहुत अच्छा है। आज मैं आपके बीच में एक विशेष बात की वजह से उपस्थित हुआ हूं। 25 सितंबर को हमने हमारे इसी चैनल पर एक वीडियो बना के हमने डाली थी, जिसमें हमने कहा था, जिसका हेडिंग था कि गुर्जर राजा ही थे, राजा मिहिर भोज। यह हेडिंग था जो हमने जिसके तहत एक वीडियो बना के डाली थी। और उस वीडियो में मैंने किताब का भी उल्लेख किया था जो दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय के अंतर्गत इतिहास की जो 5-6 किताबें बड़ी रिसर्च के बाद लिखी गई हैं, उनमें से उस किताब का मैंने उदाहरण दिया था, जिसमें बहुत स्पष्ट रूप से कह रखा है कि सम्राट मिहिर भोज गुर्जर प्रतिहार वंश के गुर्जर सम्राट थे। उस वीडियो को अब तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूं 58,548 लोगों ने देखा। उसको 3800 से ज्यादा लोगों ने लाइक किया है। 3800 से ज्यादा लोगों ने लाइक किया है और 397 लोगों ने उसको डिसलाइक किया है। 1400 से ज्यादा उस पर कमेंट आए हैं। मैं सबसे पहले उन सभी साथियों का जिन्होंने उस वीडियो को देखा है और इतनी बड़ी संख्या में देखा है, दिल से उनका धन्यवाद करता हूं, हृदय से उनका धन्यवाद करता हूं। उसी वीडियो में कुछ बातें हैं जिन पर मैं आज चर्चा करूंगा। लेकिन सबसे पहले एक बात, उस वीडियो में मैंने कहा था कि जो भोपाल की जो झील है, बहुत बड़ी झील जो मानव निर्मित है, वो गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज ने बनवाई है और उन्हीं की प्रतिमा उसमें लगी है, ऐसा मैंने उस वीडियो में कहा है। लेकिन कई साथियों ने इस तथ्य को सही किया है। उनका कहना है कि जो भोपाल की झील है वो सम्राट भोज परमार ने बनवाई और उन्हीं की प्रतिमा उस झील में लगी हुई है। यह बिल्कुल सच है, यह बिल्कुल सही है कि वो सम्राट भोज परमार ने ही वो झील बनवाई है और उन्हीं की प्रतिमा उसमें लगी है। मुझे खेद है कि दोनों सम्राटों के नाम में भोज शब्द होने की वजह से थोड़ा सा कंफ्यूजन रहा, मुगालता रहा। मुझे उसके लिए खेद है और मैं धन्यवाद देता हूं दिल से उन सभी साथियों का जिन्होंने इस ऐतिहासिक तथ्य को सही कहा और सही जानकारी मुझे भी दुरुस्त करने के लिए और लोगों तक पहुंचाने के लिए अपना कमेंट उस कमेंट बॉक्स में लिखा।
मैं एक बार फिर से उन सभी साथियों का जिन्होंने इस बात को, इस सही जानकारी से लोगों का अवगत कराया, उनका दिल से धन्यवाद देता हूं। अब मैं आता हूं कुछ और बातों पर। साथियों, एक बात उसमें कई साथियों ने कही है, उन्होंने कहा है कि शूद्र राजा कैसे हो सकते हैं? शूद्र तो कोई राजा नहीं, कभी हुए नहीं, तो शूद्र राजा कैसे हो सकते हैं? उन साथियों की मैं इतिहास की जानकारी थोड़ा सा दुरुस्त करना चाहूंगा। इस देश में, यानी हमारी भारत भूमि में, भारत तो हम अब कहते हैं, पहले तो अलग अलग राज्य थे, अलग अलग राजाओं के राज्य थे, लेकिन फिर भी अगर सबसे पहले साम्राज्य अगर किसी ने स्थापित किया तो वो शूद्र सम्राटों ने किया। और वो भी जो सबसे पहला साम्राज्य इस देश में रहा वो था मगध साम्राज्य। और नंद वंश के शासकों ने वो साम्राज्य स्थापित किया। महापद्मनंद जिसके एक बड़े प्रभावशाली राजा हुए, शूद्र वंश के राजा थे, वो शूद्र थे, नंद वंश के राजा। बाद में जिनसे संघर्ष करके, युद्ध करके सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की। और मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐतिहासिक सत्य है, इसको देखें, तथ्य को परखें, कि सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य भी शूद्र ही थे। आप सब जानते हैं, और नहीं तो इतिहास इसमें पढ़ सकते हैं, इतिहास से आपको जानकारी मिल जाएगी। और सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो 10 मौर्य सम्राट हुए, उनमें बिंदुसार के बाद सम्राट अशोक महान जो मौर्य सम्राट हुए, दुनिया उनके विषय में जानती है। और भारत का इतना विस्तार, इतना बड़ा साम्राज्य अगर कभी था या पहली बार अगर हुआ तो सम्राट अशोक मौर्य के समय में ही हुआ, जो अफगानिस्तान से लेके पूरा ये होते हुए पाकिस्तान, और जो पाकिस्तान तो पहले भारत में ही था, लेकिन अफगानिस्तान से लेके ईरान की सीमा से लगते हुए और यहां तक नीचे आके अगर आप जाएं तो आंध्र प्रदेश के वहां तक पूरा फैला हुआ था। इतना बड़ा साम्राज्य अगर सम्राट अशोक के बाद में कभी हुआ तो वो हुआ सम्राट अकबर के समय में। केवल बीच के जो काल रहा उसमें छोटे छोटे अलग अलग राज्य हुए, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर अगर साम्राज्य स्थापित हुआ तो महान सम्राट अशोक के बाद वो साम्राज्य स्थापित हुआ सम्राट अकबर के समय में। जहांगीर ने थोड़ा सा और हिस्सा उसमें मिलाया, ये साम्राज्य रहा। तो जहां तक शूद्रों की बात है, शूद्रों ने ही सबसे पहली बार इस देश में साम्राज्य स्थापित किया, और शूद्रों के समय में ही इतना बड़ा साम्राज्य रहा। ये ऐतिहासिक तथ्य, इसके विषय में आप सब लोग इतिहास से जानकारी हासिल कर सकते हैं। अब मैं इसके अलावा दूसरी बात पर आता हूं। तो अब इस बात से तो ये सिद्ध होगी कि जो लोग ये समझते हैं कि भाई शूद्र कभी राजा ही नहीं हुए, शूद्र राजा हुए हैं। अब मैं आता हूं और बातों पर। कुछ साथियों ने बड़े अच्छे कमेंट किए हैं, उनका धन्यवाद देता हूं मैं। उन्होंने कहा है कि जो ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये कर्मों के आधार पर है, इसका जन्म से कोई लेना देना नहीं है। हमारे कुछ साथियों ने ऐसा कमेंट किया है। मैं साथियों, अगर ये कर्म के आधार ही पर होता, ये फिलॉसफी, ये बातें कही गई, उस बात को ढकने के लिए जो सच्चाई है, ये सच्चाई है नहीं कि कर्म के आधार पर ही इन वर्णों का निर्धारण होता है। अगर कर्म के आधार पर ही वर्णों का निर्धारण होता है तो फिर शूद्र समाज में
एक से बढ़ के एक विद्वान हुआ है। क्षत्रिय समाज में एक से बढ़कर एक विद्वान हुआ है। वैश्य समाज में एक से बढ़कर एक विद्वान हुआ है, आज भी हैं। तो वो सारे के सारे तो ब्राह्मण होने चाहिए, लेकिन क्या वो ब्राह्मण हैं? नहीं हैं। ठीक इसी तरह से दूसरी बात पर आ जाते हैं। शूद्र समाज में भी एक से एक ताकतवर बलशाली योद्धा थे भी, हैं भी, रहे भी हैं। एक उदाहरण इसका मैं देता हूं, उससे आपको पता लग जाएगी। भीमा कोरेगांव का उदाहरण आप जानते होंगे। वो भीमा कोरेगांव का जो युद्ध है, वो 500 महार सैनिक ही थे जो ब्रिटिश सेना के अधीन थे। 500 महार सैनिक यानी शूद्र सैनिक थे, जिन्होंने पेशवा की 28,000 सेना को हराया था। आप जानते हैं इस बात को। कौन थे पेशवा? आप इस बात को जानते हैं। तो शूद्र समाज में बहुत शक्तिशाली लोग हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं। इसके अलावा जो वैश्य समाज है, उसमें भी एक से एक शक्तिशाली लोग हुए हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं। ब्राह्मण समाज में भी एक से एक शक्तिशाली लोग हुए हैं, लेकिन इनमें से कोई भी क्या उसे क्षत्रिय माना जाता है? नहीं माना जाता है। इसके अलावा अब अगर हम देख लें तो ब्राह्मण समाज में भी एक से एक व्यापारी है। आज की तारीख में व्यापार बहुत बड़ी संख्या में, अगर वर्तमान में ही देखें तो ब्राह्मणों के हाथ में है। क्षत्रिय समाज में भी बहुत बड़े बड़े व्यापारी हैं, उद्योगपति भी हैं, कारोबारी हैं। इसके अलावा जो शूद्र समाज में है, शूद्र समाज में भी बड़े बड़े व्यापारी हैं। डिक्की के विषय में तो सुना ही होगा आपने, आप जानते हैं डिक्की के विषय में। तो ऐसा नहीं है, हर समाज में व्यापारी हुए हैं, पर क्या उन्हें वैश्य समाज में स्थान है या उन्हें वैश्य समाज का माना जाता है? नहीं माना जाता। इसके अलावा ऐसे बहुत से लोग हैं, जैसे हम शूद्रों के विषय में हम कहते हैं कि शूद्रों के विषय में तो यही कहा गया कि जो सबसे बुरे से बुरे काम करें, ये जो सबसे निचला जिनका स्तर हो, वो सारे के सारे शूद्र हैं। तो आप देखेंगे कि ब्राह्मण समाज में भी, क्षत्रिय समाज में भी और वैश्य समाज में भी ऐसे कितने ही लोग हैं जिनके कर्म इतने घिनौने, इतने गंदे, इतने छोटे हैं कि ऐसे शायद शूद्रों के भी ना हों। पर क्या उन्हें शूद्र समाज में माना जाता है? क्या उन्हें शूद्र माना जाता है? शूद्र संबोधित किया जाता है? शूद्र कहा जाता है उन्हें? नहीं, नहीं कहा जाता। तो ये जो इसके उलट होता क्या है? इसके उलट ये होता है कि जो व्यक्ति इस धरती पर, इस देश में, जो व्यक्ति जिस वर्ण में पैदा हो गया, जिस जाति में पैदा हो गया, उसका जीवन पैदा होने के साथ ही अंतिम समय तक, जब तक उसका अंतिम संस्कार नहीं होता, तब तक उसी जाति में, उसी वर्ण में वो रहता है, जीता और मरता है, बदल नहीं सकता वो। ये सच्चाई है, ये हकीकत है कि जो जहां पैदा हो गया वो वहीं पर रहता है। आपने देखा, केवल यही नहीं, मरने के बाद भी लोग, मरने के बाद भी, अच्छा अरे वो तो वो था, वो था, उस वर्ण में था, उस जाति में था, मरने के बाद भी उसका वर्ण, उसकी जातियां जाति नहीं है। तो ये जो कर्म की थ्योरी बताई जाती है, ये केवल एक ढकोसला है। ये उस घिनौनी सच्चाई जो इस देश की हकीकत है, लोगों की रग रग में गूंजती है, घूमती है, दौड़ती है, उस सच्चाई को एक ढकने का माध्यम है और कुछ नहीं। तो जाति या वर्ण यहां पर केवल और केवल जन्म से ही निर्धारित होता है,
कर्म से उसका कोई लेना देना नहीं है। चाहे उसे गीता में कोई कहे, चाहे उसे रामायण में कोई कहे, कहीं भी कोई कहे, सच्चाई यह है कि वो पूरी तरह से जन्म पर आधारित है। जिन साथियों ने कमेंट किया है, मैं उन साथियों से खुद ये बात कहना और जानना चाहता हूं कि वो जिस वर्ण में पैदा हैं, जिस जाति में पैदा हैं, क्या वो उससे अलग हो सकते हैं? क्या संभव है? क्या नहीं है। इसीलिए कहा कि जो वर्ण व्यवस्था है, ये 4 मंजिलों का ऐसा मकान है कि जो जिस मंजिल पर है, ना ऊपर जाने के लिए ना नीचे आने के लिए कोई सीढ़ी नहीं है। जो जहां पैदा हो गया वो वहीं जीवन भर रहेगा और वहीं मरेगा। बिना सीढ़ियों की ये 4 मंजिला इमारत है। जो ब्राह्मण वर्ण में पैदा हो गया, ब्राह्मण ही रहेगा, चाहे कैसे भी उसके नीच कर्म हो। और जो क्षत्रिय वर्ण में पैदा हो गया, वो क्षत्रिय ही रहेगा, चाहे वो कितना विद्वान हो, कितना व्यापारी हो, व्यापारिक गुणों से हो, चाहे उसके कर्म कितने भी नीच कर्म हो, फिर भी वो क्षत्रिय ही रहेगा। ठीक इसी तरह से जो वैश्य वर्ण में पैदा हुआ, उसके कर्म कैसे भी हो, चाहे वो कितना शक्तिशाली हो, चाहे वो कितना गुणी हो, ज्ञानी हो, चाहे उसके कर्म कैसे भी नीच कर्म हो, फिर भी वो वैश्य ही रहेगा। किसी भी वर्ण में ऊपर नीचे आ जा नहीं सकेगा। और शूद्र कितना ही भी विद्वान हो, कितना ही भी शक्तिशाली हो, कितना ही भी बड़ा व्यापारी हो, फिर भी वो शूद्र ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए ये ऐसी 4 मंजिला इमारत है। तो जिन साथियों ने कहा है, मैं धन्यवाद एक बार देना चाहता हूं कि कम से कम उन्होंने ये बात कह के मुझे ये बात बताने का मौका दिया कि जो वर्ण व्यवस्था है वो कर्म पर आधारित है। अब मैंने आपको स्पष्ट कर दिया कि कर्म पर आधारित नहीं, ये जन्म पर आधारित है। आप लोगों में हिम्मत नहीं है कि आप इसे बदल सको, चेंज कर सको। अब मैं आता हूं एक और बात पर जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और महत्वपूर्ण बात इसलिए है कि हमारे देश में जो गुर्जर समाज के हमारे साथी हैं, हमारे भाई हैं, बहनें हैं, बहुत वीर हैं, बड़े साहसी हैं, शक्तिशाली हैं, किसी भी चीज में कम नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी उनका अपमान किया जाता है। और इससे बड़ा अपमान क्या होगा जो इस बार किया गया है। गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज की जो प्रतिमा है, उसके नीचे जो पत्थर लिखा, उसमें से गुर्जर शब्द हटा के, ये गुर्जर शब्द हटाना क्या केवल एक इत्तेफाक था? यह केवल उस सम्राट के नाम से एक केवल शब्द ही था? नहीं, वो गुर्जर एक समाज का प्रतिनिधित्व करता है। गुर्जर एक समाज है। और भारत में राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आपका दिल्ली, हरियाणा और कुछ आपका उत्तराखंड का इलाका, इन प्रदेशों में बहुत बड़ी संख्या में गुर्जर समाज के हमारे भाई बहन रहते हैं, हमारे साथी रहते हैं। हर तरह से समर्थ और सक्षम है वो साथी। उस पूरे समाज का एक तरह से अपमान किया गया। कुछ लोग कहते हैं कि गुर्जर क्षत्रिय हैं, कुछ गुर्जर समाज के साथी भी क्षत्रिय कहते हैं। मैंने जो एक शब्द इस्तेमाल किया, उनके लिए उस पर उनको आपत्ति है। चलिए मैं आज आपके सामने कुछ ऐसी चीजें रखता हूं, उसका निर्णय आप स्वयं करेंगे, आपको पता लग जाएगी कि सच्चाई क्या है। और सच्चाई जानने की कोशिश करनी भी चाहिए। जब तक सच्चाई नहीं जानेंगे तब तक ये जो षड्यंत्र सारे चलते हैं, ये जो इस देश की राजनीति चल रही है, आप इसका पता नहीं लगा सकते। इसकी जड़ें यहां नहीं है, इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। इस देश में चलने वाली राजनीति की, सामाजिक व्यवस्था की, इस धार्मिक व्यवस्था की जड़ें बहुत गहरी हैं, हजारों साल पीछे जाती हैं। आप ये मत समझना कि आज ही का सब कुछ है, बहुत पीछे से है। इसलिए सच्चाई को जानना जरूरी है। अब मैं अपने उन साथियों से जिन्होंने ये कहा है कि क्षत्रिय वर्ण है और बाकी जैसे
यादव हैं, गुजर हैं, जाट हैं, राजपूत हैं, मराठा हैं, ये जातियां हैं, लेकिन ये क्षत्रिय हैं। मैं इस बात पर, अच्छा है आपने ये बात कही है, ये चर्चा आपने छेड़ी है, तो मैं इसी में आपसे बात करना चाहता हूं। अगर गुर्जर समाज क्षत्रिय है तो फिर क्षत्रियों द्वारा ही, या यूं कहो कि राजपूतों द्वारा ही उनके विरोध में इतनी अभद्र भाषा, इतनी गंदी भाषा कि हम उससे कह भी नहीं सकते आपके सामने, क्यों प्रयोग की जा रही है। अगर वो क्षत्रिय ही हैं तो आपके तो भाई ही हैं, आपकी बहनें ही हैं वो, उनके विषय में इसने अपमानजनक शब्दों का प्रयोग क्यों किया जा रहा है? क्या यह अच्छा है कि एक भाई दूसरे भाई के प्रति, या एक समाज अपने ही दूसरे समाज के प्रति इतनी नफरत भरी, इतनी गंदी भाषा का इस्तेमाल करे? क्यों यह सब कुछ हो रहा है अगर वो क्षत्रिय ही है तो? और दूसरा, मैं यह भी आपसे कहना चाहूंगा, मैंने एक उदाहरण भी दिया था कि मुरैना में जो होर्डिंग फाड़ा गया सम्राट मिहिर भोज की, जिस पर फोटो लगी थी किसी व्यक्ति ने, वो अपना होर्डिंग बना के, काफी बड़ा होर्डिंग था, तो उसको फाड़ा गया। तो मैंने एक साथी ने बहुत अच्छी बात कही कि वाकई में आपका कहना सही है कि अगर सम्राट मिहिर भोज क्षत्रिय थे तो फिर अपने ही सम्राट का अपमान क्यों किया गया वो होर्डिंग फाड़कर? फिर मैं आपसे पूछता हूं कि जो समाज जिसको आप क्षत्रिय कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि, और भी कुछ लोग कहते हैं कि नहीं वो क्षत्रिय समाज है, तो फिर क्षत्रिय समाज की तरह ही गुर्जर समाज, यादव समाज और जाट समाज, कई जगह वो शामिल हो चुका है ओबीसी में जाट समाज, कई जगह अभी संघर्ष चल रहा है, ये ओबीसी में आना चाह रहे हैं, उसकी डिमांड चल रही है। और इसके अलावा जो मराठा हैं, मराठा में भी दो तरह के साथी हैं, एक वो ओबीसी में है, उनको आरक्षण मिल रहा है, दूसरा और चाह रहे हैं, अलग से चाह रहे हैं आरक्षण। तो मैं ये जानना चाह रहा हूं कि जब जो पूरा क्षत्रिय समाज है वो जर्नल में आता है, यानी सामान्य कैटेगरी में आता है, हमारे यहां की जो एडमिनिस्ट्रेटिव भाषा जिसे कह सकते हैं आप, जो सरकारी भाषा जिसे कह सकते हैं, कि कोई फॉर्म भरा जाए तो उसमें होता है कि कौन सी कैटेगरी है, जर्नल है, ओबीसी है, एससी एसटी है या माइनॉरिटी है, इस तरह से जो होता है, ठीक है। या जैसे कहें कि सामान्य है, अन्य पिछड़ा वर्ग में है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अल्पसंख्यक वर्ग में है। तो उसमें जो क्षत्रिय समाज है, या यूं कहें कि जो राजपूत हैं, वो जर्नल में आते हैं, तो फिर यादव और गुर्जर समाज के साथी वो ओबीसी में क्यों आते हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग में क्यों आते हैं? फिर तो जब वो भी क्षत्रिय हैं तो उन्हें फिर क्षत्रियों की तरह ही या राजपूतियों की तरह ही क्षत्रिय वर्ण में ही होना चाहिए, सामान्य वर्ण में ही होना चाहिए, जनरल कैटेगरी में ही उन्हें होना चाहिए ना, उन्हें ओबीसी में नहीं होना चाहिए। लेकिन उनको ओबीसी में रखा गया है, वो ओबीसी में हैं, तो कोई तो कारण है उनको ओबीसी में रखा गया। अगर इसकी गहराई में जाएंगे तो आप पाएंगे निश्चित रूप से एक समय था कि गुर्जर समाज में बड़े शासक, मजबूत, बहुत ही ताकतवर शासक हुए, और सम्राट गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज तो बहुत ताकतवर गुर्जर सम्राट हुए, जो परमार वंश के शासक रहे, उनके सामंत थे बाद में जिन्होंने सत्ता हासिल की, परमार वंश के शासकों ने। और परमार वंश में जो भोज परमार बहुत ही प्रभावशाली, बहुत मजबूत शासक रहे, तो सत्ता में रहे, लेकिन बाद की जो परिस्थितियां ऐसी हुई, हालत बद से बदतर हो गए। और जो उन सारी परिस्थितियों के देख के जो आयोग बनाया गया, मंडल आयोग जैसे बोलते हैं, उस मंडल आयोग ने पूरे देश में सारी चीजों का आकलन करने के बाद गुर्जर समाज को, अहीर समाज यानी यादव समाज को, कुर्मी समाज को, मौर्य हैं, कश्यप हैं, कुशवाहा हैं, ऐसे कितने ही समाज हैं जिनको ओबीसी में रखा, अन्य पिछड़ा वर्ग में
रखा। अगर वो क्षत्रिय हैं तो फिर उसमें क्यों नहीं है, जनरल में क्यों नहीं है? क्या इसको समझने की जरूरत नहीं है साथियों? और फिर इस बात को दोहराता हूं कि अगर वो क्षत्रिय हैं तो फिर क्षत्रिय समाज ही अपने भाइयों के प्रति इतनी नफरत, इतनी घृणा क्यों कर रहा है साथियों? हकीकत यह है कि हम चाहे जो माने, लेकिन जो इस देश की व्यवस्था जिन्होंने बनाई पीछे से, हजारों साल पहले से, जिन्होंने ऊंच नीच की व्यवस्था रखी, एक को सबसे ऊंचा, फिर दूसरे को उससे नीचे, फिर तीसरे को उससे नीचे, और फिर चौथे को सबसे नीचे, जिसका काम केवल ऊपर की तीनों की सेवा करना रखा गया। ये सब बनाया जिन्होंने बनाया, उनके नजर में आप चाहे कुछ भी कहें, लेकिन उनकी नजर में, उनकी व्यवस्था में, जहां तक मैं समझ पाया हूं, गुर्जर समाज कुछ और ही है। उनको वो क्षत्रिय नहीं मानते। अगर क्षत्रिय मानते तो सामान्य में होते। तो हमें इन चीजों को साथियों समझने की जरूरत है। हम भावनाओं में बहकर, भावावेश में आकर हम कोई भी ऐसी बात करें जो ऐतिहासिक तथ्य ना हो, वो ठीक नहीं है। और इसके अलावा साथियों, मैं जो और आपसे कहना चाहता हूं, कुछ साथियों ने कहा है, मुझ पर आरोप लगाए हैं, ये आरोप लगते ही रहते हैं। ये तो आरोप की बात है, कई लोगों ने मुझे जान से मारने की भी धमकी दी। यहां तक कि एक यादव समाज में, पता नहीं वो यादव थे या किसी ने जो है और नहीं, अपने आप को यादव बना के मुझे फोन किया, मुझे जान से मारने की धमकी दी। ऐसे ही कितने जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं, अपने आप को तथाकथित क्षत्रिय कहते हैं, राजपूत समाज के लोग, जान से मारने की दी। ये तो केवल आरोप ही लगाया, और आरोप मुझ पे ये लगाया कि राजपूत विरोधी हूं। साथियों, मैं न राजपूत विरोधी हूं, न मैं क्षत्रिय विरोधी हूं, न मैं वैश्य समाज का विरोधी हूं, न मैं ब्राह्मण समाज का विरोधी हूं। मैं नहीं जानता आप मेरे विषय में कितना जानते हैं, पर मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, मेरे व्यक्तिगत रूप से मेरे हर समाज के लोग, हर समाज में मेरे दोस्त हैं, और बहुत करीबी बड़े अच्छे दोस्त हैं। इसके अलावा मैं ऐसे कितने ही लोगों को जानता हूं जो ब्राह्मण समाज के भी हैं, क्षत्रिय समाज के भी हैं, वैश्य समाज के भी हैं, और शूद्र समाज के भी हैं। गुर्जर हों, जाट हों, यादव हों, और आपके चाहे कुर्मी हों, चाहे आपके कुशवाहा हों, कश्यप हों, जाटव हों, धोबी हों, नाई हों, वाल्मीकि हों, कोई भी, कितने ही समाज के लोग हैं मेरे दोस्त हैं, जिन्हें मैं जानता हूं, जो देश की भलाई के लिए लगातार, देश को बचाने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं, और जो इस देश में, जिसका मैं घोर विरोधी हूं, जो ऊंच नीच पर आधारित व्यवस्था है, जो जाति पाति पर आधारित व्यवस्था है, जो एक को छोटा एक को बड़ा मानती है, वो जो व्यवस्था है, मैं उस व्यवस्था का विरोधी हूं। और वो व्यवस्था है ब्राह्मणवादी व्यवस्था। ब्राह्मण का विरोध नहीं है साथियों, इस बात को समझने की जरूरत है, क्योंकि मैं जानता हूं इस देश में कई ऐसे ब्राह्मण हैं जो लगातार इस देश को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आजादी की लड़ाई में भी थे, आज भी हैं, और आज भी आजादी की लड़ाई चल रही है। उनके दो चार नाम तो मैं आपको सीधे ही सीधे बता सकता हूं, जिसको आप समझें, और आप जानते भी हैं। मैं ना भी बताऊं तो भी आप जानते हैं। इसके अलावा क्षत्रिय समाज के ऐसे कई साथी हैं, मेरे मित्र भी हैं, और कई साथी हैं जो इस देश को बचाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं, और किसी भी तरह की ऊंच नीच में, भेदभाव में, धर्म और जाति की सड़ी गली व्यवस्था में विश्वास नहीं रखते हैं। ऐसे ही वैश्य समाज के लोग हैं जो लोगों की भलाई के लिए कितना ही दान देते हैं, दे रहे हैं, कितना ही दान दे रहे हैं। ऐसे जो साथी हैं, देश को बचाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं, अपना नाम भी न बता के गुप्त रूप से दान दे रहे हैं। यह आंदोलन चल रहा है, किसान आंदोलन। इस किसान आंदोलन में कितने ही ऐसे वैश्य समाज के लोग, जैन समाज के लोग, क्षत्रिय समाज के लोग, ब्राह्मण समाज के लोग, शूद्र समाज के कई लोग दान दे रहे हैं।
उन गुरुद्वारों में, उन लंगर व्यवस्था में जो लगातार किसानों की रीढ़ के रूप में काम कर रही है, सामान पहुंचाकर डाल दे रहे हैं। चाहे वो आटा हो, दाल हो, सब्जी हो, कोई भी चीज हो, कोई व्यवस्था हो, उसमें सब में लगे हुए हैं। तो जो ये कह रहे हैं कि मैं राजपूत विरोधी हूं, मेरा कोई विरोध नहीं है साथियों। मेरा विरोध उस व्यवस्था से है जो व्यवस्था इस देश के संविधान को खत्म करना चाहती है, जो संविधान इस देश में स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा, बंधुता और मैत्री पर आधारित है, उस भावना को बढ़ाना चाहता है, सबको समान रूप से अधिकार दिलाना चाहता है। कुछ लोग कहते हैं जय राजपूताना, बिल्कुल मैं भी बोलता हूं जय राजपूताना, जय गुर्जर समाज, जय यादव समाज। तो साथियों, अगर हम इस तरह से ना कह के ये कहें तो क्या बेहतर नहीं होगा कि जय भारत, और हम सब, न कोई गुर्जर है, न कोई यादव है, न कोई जाटव है, न कोई क्षत्रिय है, न कोई राजपूत है, न ब्राह्मण है, न कोई कश्यप है, न कोई वैश्य है, और न ही कोई कुशवाहा है, न ही कोई धीवर है, न कोई नाई है, न कोई कुछ है, न कोई जाट है, न मराठा है। हम सारे के सारे भारतीय हैं। क्या भारतीय कहने में दिक्कत है क्या? क्या हम भारतीय हैं नहीं क्या? हमें इस देश के संविधान को बचाना नहीं चाहिए? इस देश के लोकतंत्र को बचाना नहीं चाहिए? इस देश में गणतंत्र की रक्षा हमें नहीं करनी चाहिए? इस जाति धर्म के बंधनों को तोड़कर हमें अपना भाईचारा नहीं बढ़ाना चाहिए? और जब हम भाईचारा बढ़ाएंगे तो हम किसी भी समाज का अपमान क्यों करेंगे? चाहे वो गुर्जर समाज ही क्यों ना हो, चाहे वो यादव समाज ही क्यों ना हो। अभी एक क्षत्रिय समाज के लोगों ने, राजपूत समाज के लोगों ने, आप देखेंगे कि जो मध्य प्रदेश में एक बड़ी ऐसी अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जिसके विरोध में यादव समाज ने बड़ा जबरदस्त वहां आंदोलन किया। तो ये जो सारी चीजें, वो छतरपुर के इलाके की बात है, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले की बात है। ये हम सब क्यों करते हैं? क्या केवल हम नफरत ही करते हैं? क्या नफरत ही फैला सकते हैं? और मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, मैं मेरे जो राजपूत साथी हैं, जो मेरे राजपूत समाज के भाई हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, साथियों, इस देश में, और बल्कि इस देश में नहीं, इस दुनिया में दो सबसे महान व्यक्तित्व हुए हैं, दो सबसे महान महामानव हुए हैं, जिन्होंने इस देश में ही नहीं, इस देश से होकर दुनिया में शांति का, अहिंसा का और मैत्री का संदेश दिया, जीवन भर उसके लिए काम किया, हिंसा से दूर रहे जो। और वो दो नाम हैं भगवान बुद्ध और भगवान महावीर। दोनों क्षत्रिय ही थे। क्या क्षत्रिय समाज उनके सिद्धांतों पर चलता है? उनकी शिक्षाओं पर चलता है? क्या चलना नहीं चाहिए? क्यों केवल हिंसा ही उसको पूजा जाता है? अगर गुर्जर समाज के हमारे भाई बहन वाकई में क्षत्रिय हैं तो वो ओबीसी में क्यों हैं, वो सामान्य में क्यों नहीं है? क्योंकि सामान्य में केवल आप जानते हैं कौन कौन है। तो निश्चित रूप से जो बात मैंने कही है, कुछ साथियों को बुरी लगी है, बुरी नहीं लगनी चाहिए, ये ऐतिहासिक तथ्य है, ऐतिहासिक फैक्ट है, इसकी जानकारी करें और अपनी और मेरी हर किसी की जो जानकारी है उसको दुरुस्त करें हम लोग, और भाईचारा बढ़ाएं। क्षत्रिय अगर इस बात की पहल करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। और आखिर में साथियों, एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस बात को विशेषकर मेरे क्षत्रिय समाज के जो भाई हैं, लगेगी शायद उन्हें अच्छी नहीं लगे बात, फिर भी मैं कहना जरूर चाहता हूं, वो जरूर इस बात को सोचें। साथियों, आप किसी भी तरह से न तो ज्ञान में, न शक्ति में, न धन दौलत में, न व्यापार में, किसी भी चीज में कम नहीं है साथियों। फिर जिन लोगों ने इस देश में यह व्यवस्था बनाई ऊंच नीच की,
जिन लोगों ने वर्ण व्यवस्था बनाई उन्होंने आपको दूसरे स्थान पर क्यों रखा साथियों? आप दूसरे स्थान पर क्यों हैं? अब ज्ञान में कमी नहीं है, आज नहीं इतिहास को पूरा देख लीजिए। इतिहास में इस बात के उदाहरण हैं, अनेकों उदाहरण हैं। जैसे एक उदाहरण बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा है, आप उदाहरण को देख के जानते होंगे कि विश्वामित्र क्षत्रिय थे, लेकिन ज्ञान में वो किसी से कम नहीं थे, शक्ति में किसी से कम नहीं थे, फिर भी उनको महर्षि कहा गया, केवल महर्षि। पहले राज ऋषि फिर महर्षि, उन्हें ब्रह्म ऋषि नहीं कहा गया। लेकिन वशिष्ठ, उनको ब्रह्म ऋषि कहा गया। वशिष्ठ से किस बात में कम थे? विश्वामित्र किसी बात में नहीं, लेकिन उन्हें महर्षि कहा गया। इसलिए मेरा कहना है साथियों, इस बात को मैं ये सिर्फ इसलिए आपसे कहना चाह रहा हूं कि हम सच को जानने की, समझने की कोशिश करें साथियों। जो व्यवस्था इस देश में है, एक दूसरे को ऊंच नीच में बांटने वाली व्यवस्था, हमें उसको मिलजुल के खत्म करना पड़ेगा, नहीं तो एक दूसरे का जीना दूभर हो जाएगा। आप सब इन सब बातों को सोचिए साथियों। क्यों कोई सिर्फ एक धर्म में, या यूं कहें कि एक वर्ण में पैदा होकर ऊंचा हो जाता है, और क्यों दूसरे वर्ण में पैदा होकर वो नीचा हो जाता है? क्यों एक जाति में पैदा होकर नीचा हो जाता है और जीवन भर उसी में रहता है, उसी में मरता है? सोचिए जरूर। और मुझे विश्वास है कि इस वीडियो को भी आप उसी तरह से देखेंगे जैसे आपने वो वीडियो देखा है, और ईमानदारी से कमेंट करेंगे, और जरूरत होगी तो मैं फिर आपके बीच में रहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया साथियों।